नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की उन गलियों में उतरने वाले हैं जहां से हमारी आज की दुनिया का नक्शा बना। हम कक्षा 10 के इतिहास के कुछ सबसे बड़े आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन है ये देखना कि यूरोप में एक देश बनाने के जुनून से लेकर भारत की आज़ादी की लड़ाई तक और कारखानों के धुएं से लेकर छपे हुए शब्दों की ताकत तक ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये जुड़ाव ही सबसे दिलचस्प है। इतिहास की ये घटनाएं आप देखिए अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं है, ये सब एक ही ट्रेन का हिस्सा है। आज हम 3 बड़े मोड़ों पर बात करेंगे। पहला, राष्ट्रवाद का वो तूफान जो यूरोप से उठा और भारत तक पहुंचा। दूसरा, मशीनों और बाजारों से आया वो आर्थिक भूचाल जिसे हम औद्योगिकरण और भूमंडलीकरण कहते हैं। और आखिर में उस शांत क्रांति पर जिसने इन सारे विचारों को पंख लगा दिए, यानी प्रिंटिंग प्रेस। तो चलिए पहले धागे से शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद ये एक ऐसा शब्द है जो आज भी बहुत ताकतवर है, लेकिन ये विचार आखिर है क्या जिसने दुनिया के नक्शे बदल दिए? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद एक एहसास है, एक अपनेपन की भावना। ये वो सोच है कि हम सब जो एक जैसी भाषा बोलते हैं, जिनका इतिहास एक है, संस्कृति एक है, हम एक राष्ट्र हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पहचान है। और 19वीं सदी में यूरोप इसी भावना की कह सकते हैं आग में जल रहा था। 1848 की क्रांति का जिक्र आता है, जो पूरे यूरोप में लोग राजशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए। वे लोकतंत्र और अपना संविधान चाहते थे। ये अपने राष्ट्र की पहचान खुद बनाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। हाँ, लेकिन ये विचार सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। इसे जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रूर उदाहरण है जर्मनी का एकीकरण। और इस कहानी का मुख्य किरदार था ओको वॉन बिस्मार्क। और बिस्मार्क की रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति, यह सुनने में किसी फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। क्या बिस्मार्क सच में ये मानते थे कि बिना जंग के बात आगे नहीं बढ़ सकती? वो सिर्फ मानते नहीं थे, उन्होंने इसे करके दिखाया। उनका साफ कहना था कि जर्मनी का भविष्य भाषणों या वोटों से नहीं, बल्कि ताकत और युद्ध से तय होगा। ताकत और युद्ध से? हाँ, रक्त का मतलब था सैनिकों का बलिदान और लौह का मतलब था हथियार और उद्योग की ताकत। तो उन्होंने इसे लागू कैसे किया? मतलब ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। बिस्मार्क ने 7 सालों में 3 बड़े युद्ध लड़े। 3 युद्ध? जी, पहले डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से और आखिर में फ्रांस से। हर जीत के साथ उन्होंने अलग अलग जर्मन राज्यों को एक साथ आने के लिए मजबूर किया। ये सहमति से नहीं, बल्कि ताकत से गढ़ा गया एक राष्ट्र था। राष्ट्रवाद का एक, आप कह सकती हैं, आक्रामक चेहरा। तो एक तरफ यूरोप में राष्ट्र ताकत और तलवार के दम पर बन रहे थे, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद की कहानी का रास्ता बिल्कुल अलग था, है ना? यहाँ हमें किसी पड़ोसी राज्य से नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य से लड़ना था। बिल्कुल सही। भारत में राष्ट्रवाद की भावना अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में पैदा हुई। ये हमें जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी भावना का एक बड़ा पड़ाव था असहयोग आंदोलन। हाँ, रॉलेट एक्ट, जो किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार देता था। और फिर जलियांवाला बाग का वो खौफनाक नरसंहार। इन घटनाओं ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इसी माहौल में गांधी जी ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो पहले किसी ने सोचा नहीं था, असहयोग। उन्होंने कहा, अंग्रेज हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे कि वो बहुत ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। हम सहयोग कर रहे हैं। हाँ, अगर हम भारतीय ही उनका साथ देना बंद कर दें तो ये राज ढह जाएगा। यानी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान, सबका बहिष्कार करो। लेकिन असहयोग के बाद गांधी जी का एक और कदम था जो और भी ज्यादा असरदार साबित हुआ, नमक सत्याग्रह। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि इतनी सारी चीजों में से उन्होंने सिर्फ नमक को ही क्यों चुना? और यहीं गांधी जी की राजनीतिक समझ का कमाल दिखता है। उन्होंने एक ऐसी चीज को हथियार बनाया जो हर रसोई में थी, नमक। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत अमीर गरीब सबको थी, और अंग्रेज सरकार ने उस पर टैक्स लगाकर उसे अपनी सत्ता का प्रतीक बना दिया था। अच्छा, तो गांधी जी ने उस प्रतीक पर ही सीधी चोट की। बिल्कुल। दांडी मार्च करके जब उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, तो वो सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे बनाए हुए अन्यायपूर्ण कानूनों को नहीं मानेंगे। इस एक छोटी सी चीज ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर पैदा कर दी। ये तो प्रतिरोध को किचन से निकालकर सड़क पर लाने जैसा था। इसने आजादी की लड़ाई को आम इंसान से जोड़ दिया। एकदम।
और इसी दौरान खिलाफत आंदोलन जैसी धाराएं भी चल रही थीं, जहां भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा के समर्थन में अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। सही कहा। और यही बात भारत के राष्ट्रवाद को इतना दिलचस्प बनाती है। यहाँ कोई एक आवाज नहीं थी। अलग अलग समुदाय अलग अलग वजहों से एक ही दुश्मन के खिलाफ एक साथ आ रहे थे। तो एक तरफ राष्ट्रों की नई पहचान बन रही थी, लेकिन किसी भी राष्ट्र को सिर्फ विचारों से नहीं चलाया जा सकता। उसे चाहिए आर्थिक ताकत। और 19वीं सदी में ताकत का नया इंजन था मशीनें। यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, औद्योगिक क्रांति। हाँ, ब्रिटेन में भाप के इंजन, करघे और नए नए कारखानों ने उत्पादन का तरीका ही बदल दिया। जो काम पहले महीनों में होता था, अब दिनों में होने लगा। इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ब्रिटेन इस क्रांति का केंद्र था और भारत उसका सबसे बड़ा उपनिवेश, उसका ताज का हीरा। तो फिर ये क्रांति की रोशनी भारत तक क्यों नहीं पहुंची? भारत में औद्योगिकरण इतना धीमा क्यों रहा? क्योंकि इसे जानबूझकर धीमा रखा गया था। इसके पीछे ब्रिटिश नीतियां थीं। पहली बात, अंग्रेज भारत को एक प्रतियोगी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बाजार और कच्चे माल के स्रोत के तौर पर देखते थे। मतलब उनका इरादा साफ था, यहां से सस्ता कच्चा माल जैसे कपास ब्रिटेन ले जाओ, वहां के कारखानों में उससे कपड़ा बनाओ और फिर वही महंगा कपड़ा वापस लाकर भारत में बेचो। बिल्कुल। इस नीति का सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत का अपना कपड़ा उद्योग, जो सदियों से दुनिया भर में मशहूर था, तबाह हो गया। दूसरा, यहाँ पूंजी और नई तकनीक की भारी कमी थी। जो भी फायदा होता था वो वापस ब्रिटेन चला जाता था, भारत में निवेश नहीं होता था। तो ये सिर्फ धीमी रफ्तार का मामला नहीं था, ये एक तरह से भारत का औद्योगिकरण था। हमारे लाखों कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। हाँ, ये कड़वा सच है कि एक देश का औद्योगिकरण दूसरे देश के औद्योगिकरण की कीमत पर हुआ था। और ये सिस्टम, कच्चा माल बाहर और तैयार माल अंदर, एक तरह से शुरुआती भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मॉडल बन गया, है ना? देशों का आपस में व्यापार और पूंजी का लेन देन। हाँ ना, दुनिया तेजी से जुड़ रही थी। 19वीं सदी में भारत से कच्चा कपास, नील, गेहूं और अफीम जैसी चीजें दुनिया के बाजारों में जा रही थीं। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुका था, लेकिन अपनी शर्तों पे नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की शर्तों पर। सही। और इस जुड़ाव का एक दूसरा स्याह पहलू भी था। जब दुनिया इतनी जुड़ जाती है तो एक जगह का संकट पूरी दुनिया का संकट बन जाता है। जैसे 1929 की महामंदी। उसकी शुरुआत तो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से हुई, लेकिन उसका असर भारत के किसी गांव में बैठे किसान पर कैसे पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। जब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरी तो वहां के कारखानों ने भारत से कच्चा माल खरीदना बंद कर दिया। भारत का निर्यात आधा रह गया। यहाँ किसानों की फसलों के दाम मिट्टी में मिल गए। गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। 50%? हाँ, किसान कर्ज में डूब गए। ये इस बात का एक दर्दनाक सबूत था कि दुनिया चाहे अनचाहे एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ चुकी थी। तो हमने देखा कि राष्ट्र कैसे बने और बाजार कैसे बदले, लेकिन इन दोनों क्रांतियों के पीछे एक और गुमनाम हीरो था। वो चीज जो इन सारे विचारों को एक दिमाग से हजारों लाखों दिमागों तक पहुंचा रही थी, और वो थी छपाई, यानी प्रिंट। ये बहुत ही जरूरी बात है। बिना विचारों के फैले न तो राष्ट्रवाद की भावना पनप सकती थी और न ही कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा हो सकता था। और इसका सेहरा जाता है योहान गुटेनबर्ग को, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो सवाल यह है कि इस एक आविष्कार ने दुनिया को कैसे बदल दिया? ये सिर्फ किताबें छापने से तो कहीं ज्यादा था। ये दुनिया को देखने का नजरिया बदलने जैसा था। सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो ये आया कि किताबें और अखबार सस्ते हो गए। ज्ञान जो सदियों से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे अमीरों या पादरियों की तिजोरी में बंद था, वो अब आम आदमी की पहुंच में आ गया। यानी जानकारी का लोकतांत्रिकरण हो गया। जो बात पहले एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में महीनों लगाती थी, वो अब हफ्तों में पूरे महाद्वीप में फैल सकती थी। और यहीं से दूसरा बड़ा बदलाव आया, बहस और चर्चा की एक नई संस्कृति पैदा हुई। लोग अब आंख बंद करके किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे, वो सवाल पूछ रहे थे। जाहिर है ये बात उस वक्त के राजाओं और चर्च को पसंद नहीं आई होगी। ये तो उनके सत्ता को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे अहम बदलाव ये वापस हमें राष्ट्रवाद से जोड़ता है।
एक ही भाषा में छपे अखबारों और किताबों ने उन लोगों को आपस में जोड़ दिया जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। वे एक जैसी खबरें पढ़ रहे थे, एक जैसी समस्याओं पर सोच रहे थे। इस तरह उनके अंदर एक साझी पहचान या हम की भावना पैदा हुई। कमाल है। तो प्रिंट ने एक कल्पित समुदाय यानी इमेजिन कम्युनिटी बना दिया। इसने राष्ट्र के विचार को हकीकत बनाने में मदद की। और भारत में तो इसका असर और भी गहरा हुआ होगा। हाँ, भारत भी प्रिंट ने दोहरी भूमिका निभाई। एक तरफ इसने तिलक के केसरी जैसे अखबारों के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में आग का काम किया, तो दूसरी तरफ इसने समाज के अंदर चल रही बहसों को भी मंच दिया। जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा या जाति प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लिखने के लिए प्रिंट का ही इस्तेमाल किया। तो यह सिर्फ राजनैतिक आजादी का हथियार नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का भी औजार बना। एकदम सही। प्रिंट ने भारत में एक आधुनिक पब्लिक स्फीयर बनाया जहां हर मुद्दे पर खुलकर बहस हो सकती थी। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत एक धागे में पिरोई जा सकती है। राष्ट्र बनाने का विचार, चाहे वो बिस्मार्क के रक्त और लौह से हो या गांधी जी के नमक से, उसे ताकत मिली औद्योगिक क्रांति के आर्थिक इंजन से, और इन सबको एक इंसान से लाखों लोगों तक पहुंचाया गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने। ये सब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। ये बेहतरीन सारांश है। हर क्रांति को फैलने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। 19वीं सदी में वो माध्यम प्रिंट था। उसने विचारों को भौगोलिक सीमाओं से आजाद कर दिया। बिल्कुल, ये सब एक जटिल और आपस में गहराई से जुड़ी हुई कहानी है। और इसी जुड़ाव को आज के दौर से जोड़ते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि कैसे प्रिंट ने राष्ट्र की सीमाओं को मजबूत किया और लोगों को एक पहचान दी। आज के डिजिटल युग में जहां एक ट्वीट या एक वीडियो पलक झपकते ही दुनिया भर में फैल जाता है, राष्ट्रों और पहचान के ये विचार किस तरह बन और बदल रहे हैं? क्या इंटरनेट हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है या फिर हमें अपनी अपनी पसंद के